असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टाउन। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का रासायनिक संयम के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अपक्रिया जिनमें क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी रिएक्टेंट से एक या एक से अधिक क्रियाकारक या अभिकारक रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनाते हों, उत्पाद बनाते हों। इनमें रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। इस प्रकार के रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन को टू टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं। फर्स्ट, रिवर्सिबल रिएक्शन और इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अपक्रिया तथा अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। उत्क्रमणीय अपक्रिया में को निम्न प्रकार डिनोट करते हैं। इसको इर्रिवर्सिबल को, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को इस तरह से। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्रियाकारक आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाते हैं तथा प्रोडक्ट आपस में क्रिया करके रिएक्टेंट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन उत्पाद रिएक्टेंट में परिवर्तित नहीं होते। रिवर्सिबल रिएक्शन के निम्न एग्जाम्पल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब उत्क्रमणीय रिएक्शन, यानी H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI, यानी H2 हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस आपस में रिएक्ट होकर हाइड्रोजन आयोडाइड प्रोडक्ट में चेंज हो गए। इसी तरह से हाइड्रोजन आयोडाइड पुनः रिएक्ट करके H2 प्लस I2 में डिकम्पोज हो जाता है, विघटन हो जाता है। इसी तरह से SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू द SO3। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस मिलकर सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस, ये सभी गैस हैं, समांगी अपक्रियाएं। इसी तरह से अपन इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। इर्रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, यानी ये एक दिशा में होते हैं, ये दोनों दिशा में अग्रसर होती है। इसके एग्जाम्पल हैं, माना कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड H2SO4 के साथ रिएक्ट होकर बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एक प्रकार की रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी एक डायरेक्शन में। अब इसमें बेरियम सल्फेट पुनः रिएक्ट होकर यह नहीं बनाएगा। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन होकर 2KCl प्लस 3O2 बनेगा। इसमें पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होकर, यानी गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में विभक्त हो जाता है। इसी तरह से NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट डिकम्पोज होकर N2 प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस जल में परिवर्तित हो जाता है। ये तीनों एग्जाम्पल इर्रिवर्सिबल रिएक्शन के। इनमें रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट पुनः रिएक्टेंट में चेंज नहीं होते, यानी इर्रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन में दोनों साइड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका और एग्जांपल है हेबर संश्लेषण, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH। हेबर संश्लेषण में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट होकर अमोनिया का संश्लेषण होता है। इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन के अन्य एग्जाम्पल 2NO2 नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट होकर 2 मॉलिक्यूल्स N2O4 नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में कन्वर्टेड हो जाते हैं। इसी तरह से रिवर्सिबल रिएक्शन
के निम्न एग्जाम्पल होते हैं। PCl5 का डिकम्पोजिशन होकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गैस है और ये सभी होमोजेनियस रिएक्शन है, सभी गैस गैस गैस। इसी तरह से ये भी गैस है और ये भी गैस है। PCl5 का डिकम्पोजिशन होने के बाद में PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड प्लस Cl2 गैस। इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का डिकम्पोजिशन होने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सभी रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी अपक्रिया कंप्लीट नहीं होती, पूर्णतया की ओर अग्रसर नहीं होती, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट क्रिया करके प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट क्रिया करके रिएक्टेंट बनाते हैं। लेकिन कभी कभार इस तरह का साम्यावस्था पर क्या होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन समान होने की वजह से यह अपक्रिया लगभग में ये लगता है कि कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कंप्लीट नहीं होती। इसके आगे हम द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम का अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम। यह नियम द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम, यह नियम गोल्डबर्ग तथा बागे ने दिया। गोल्डबर्ग तथा बागे का नियम भी कहलाता है। इन्होंने काफ़ी रिएक्शनों पर प्रयोग करके निम्न निष्कर्ष निकाले, जैसे कि एसिटिक अम्ल CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल क्रिया करके, आपस में क्रिया करके इथाइल एसीटेट एस्टर बना लेंगे CH3COOC2H5 प्लस H2। निम्न अपक्रिया पर प्रयोग करके एक निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष को द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम कहते हैं। इनके अनुसार एक निश्चित ताप पर किसी भी रासायनिक अपक्रिया का वेग उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। माना कि एक रिएक्शन, एक साइमन रिएक्शन है, A प्लस B से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो एक निश्चित ताप पर इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का वेग, माना कि अभिक्रिया का वेग R, उसके सक्रिय द्रव्यमान, उसके क्रियाकारक A तथा B, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी R इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, इनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के प्रोपोर्शनल टू होता है। इस नियम को द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम कहते हैं। माना कि एक सामान्य उत्क्रमणीय होमोजेनियस रिएक्शन निम्न प्रकार है। एक सामान्य समांगी होमोजेनियस उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अपक्रिया निम्न प्रकार हो रही है, यानी N1A प्लस N2B इज इक्वल टू द M1C प्लस M2D। हियर N1, N2, M1 और M2 नंबर ऑफ मोल्स कहलाते हैं। A के मोल्स N1 है, इसी तरह से B के मोल्स N2 हैं, C के मोल्स M1 और D के मोल्स M2 हों, और यह होमोजेनियस रिएक्शन है। होमोजेनियस रिएक्शन का मतलब है सभी इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय अवस्था में होते हैं, इसलिए होमोजेनियस बोलेंगे। और रिवर्सिबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए यह रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन यानी गोल्डबर्ग बागे का नियम अप्लाई करते हैं। तो इसमें दो तरह की रिएक्शन हो रही है। रेट ऑफ अगर अपक्रिया भी हो रही है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम को अप्लाई करते हैं। हम जानते हैं कि द्रव्यानुपातिक क्रिया नियम उस अपक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए अगर अपक्रिया का वेग यानी RF इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। इनके मोल्स हैं, इसलिए इनके ऊपर पावर लगाएंगे N1 और N2।
इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे आगे तो आर एफ यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का वेग इज इक्वल टू के एफ A1 की पावर N1, इसी तरह से B की पावर N2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अग्र अपक्रिया के लिए वेग, इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए या प्रत्येक अपक्रिया या पश्चात अपक्रिया के लिए वेग RB बैकवर्ड रिएक्शन RB इज प्रोपोर्शनल टू, इस अपक्रिया में क्रियाकारक C और D होंगे, इसलिए इनके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती का मतलब ये हो जाएगा एक्टिव मास ऑफ C एक्टिव मास ऑफ D पावर M1 और M2। और इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KV C की पावर M1 और D की पावर M2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा साम्य अवस्था, रासायनिक साम्य उस अवस्था को कहते हैं जब अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वलेंट हो जाए तो उस अवस्था को रासायनिक साम्य कहते हैं। इसलिए रासायनिक साम्य पर केमिकल इक्विलिब्रियम पर RF इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वलेंट है। इनकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से रखने पर तो ये अपन के KF सक्रिय द्रव्यमान A सक्रिय द्रव्यमान N1 और N2 इज इक्वल टू KV C का एक्टिव मास और D का एक्टिव मास, ये M1 और ये M2। KF अपॉन KV इज इक्वल टू एक्टिव मास C एक्टिव मास D एक्टिव मास A और एक्टिव मास B, M1 M2 और N1 और N2। क्योंकि KF और KB क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए इनका जो रेशो होगा वह भी एक कांस्टेंट होगा। इसकी जगह अपन KF अपॉन KB का जो रेशो होगा उसको KC के नाम से भी लिख सकते हैं, साम्यावस्था स्थिरांक, यानी KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C कंसंट्रेशन ऑफ D कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B, M1 M2 और N1 N2। इक्वेशन नंबर थर्ड, यह कंसंट्रेशन साम्यावस्था स्थिरांक कहलाएगी, लेकिन किसके पद में, कंसंट्रेशन के पद में। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो तो इस तरह के रूप में होगी। आंशिक दाबों के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर के रूप में माना कि समांगी अपक्रिया में रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट अगर गैसीय अवस्था में हो यानी गैसीय स्टेट में हो तो इनकी सांद्रता को पार्शियल प्रेशर के रूप में व्यक्त किया जाएगा। कंसंट्रेशन की जगह पर गैस के वजह से इनकी सांद्रता को प्रेशर के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT होता है, P इज इक्वल टू N/B RT, N/B C के इक्वलेंट होगा यानी कंसंट्रेशन के बराबर होगा, तो P इज इक्वल टू C और RT। अगर एक निश्चित टेम्परेचर लिया जाए तो पार्शियल प्रेशर उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होगा, यानी पार्शियल मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होगा। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, यानी P इज प्रोपोर्शनल टू C। इसलिए अपन पार्शियल प्रेशर A, पार्शियल प्रेशर B, पार्शियल प्रेशर C और पार्शियल प्रेशर D, पार्शियल प्रेशर A का PA, PB और PC और PD होगा। इसलिए पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखेंगे तो साम्यावस्था स्थिरांक Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर C की पावर M1 पार्शियल प्रेशर D की पावर M2 पार्शियल प्रेशर
ए की पावर n1 पार्शियल प्रेशर डी की पावर n2। क्योंकि अब पीसी, पीडी, पीए, पीडी की, पीवी की वैल्यू रख देंगे तो अपन का केपी की वैल्यू निकाल ली जा सकती है। तो केपी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू, अपन जानते हैं कि एक इक्वेशन से, फोर्थ इक्वेशन से पी इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी होता है। इसलिए पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी, पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी, पी सी इज इक्वल टू सी सी आर टी और पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी। इन वैल्यूओं को इक्वेशन नंबर 4 में रखने पर, इस इक्वेशन में रखेंगे तो के पी इज इक्वल टू Kp is equal to the Cc RT की पावर m1, इसी तरह से Cd RT की पावर m2 अपॉन Ca RT की पावर n1, Cb RT की पावर n2। Kp इज इक्वल टू RT कॉमन है और इसलिए इनको एक साइड में रखने पर Cc की पावर m1 इंटू Cd की पावर m2, इसी तरह से Ca की पावर n1 इंटू Cb की पावर n2 इंटू RT आधार सेम होने पर घात जुड़ जाती हैं, यानी RT की पावर m1 प्लस m2, नीचे RT की पावर n1 प्लस n2। इनको भी इस नीचे वाली वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो Kp इज इक्वल टू Cc की पावर m1 इंटू Cd की पावर m2 अपॉन Ca की पावर n1 इंटू Cb की पावर n2 इंटू RT। इसको ऊपर लाएंगे तो ये डेल m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, और इस वैल्यू को अपन डेल्टा एन के बराबर होती है। इसलिए Kp इज इक्वल टू Cc की पावर m1 इंटू Cd की पावर m2 अपॉन Ca की पावर n1 इंटू Cb की पावर n2 इंटू RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन इज इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2 है। m1 प्लस m2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टेंट, यानी Kp इज इक्वल टू Kc की वैल्यू अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 से निकाली, ये Kc के बराबर होगी। इसकी जगह पर अपन एक्टिव मास भी लिख सकते हैं। Cc का मतलब होता है एक्टिव मास ऑफ C और Ca का मतलब इसी तरह से एक्टिव मास ऑफ A। तो ये अब सभी एक्टिव मास है, इनकी जगह पर अपन Kc की वैल्यू रख सकते हैं इंटू RT की पावर डेल्टा एन। यह है साम्यावस्था स्थिरांकों के मध्य रिलेशन है। प्रेशर के फॉर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है, ये सांद्रता के फॉर्म में केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो Kp इज इक्वल टू द Kc RT की पावर डेल्टा एन। यदि डेल्टा एन की वैल्यू, यदि डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 हो, यानी नंबर ऑफ मोल्स गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स गैसियस रिएक्टेंट अगर इक्वलेंट है तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, यानी H2 प्लस I2 इज इक्वल टू 2HI। इस तरह की रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, 2HI, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मोल्स गैस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या और रिएक्टेंट के मोलों की संख्या सेम है, इसलिए डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc के इक्वलेंट होगी। यदि डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ज़्यादा है, यानी प्रोडक्ट के मोलों की संख्या ज़्यादा हो, यानी N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू
2NH3। इसमें क्या होगा, डेल्टा N इज लेस देन 0 होगा, तो Kp इज लेस देन Kc। ये इस तरह की रिएक्शन के लिए ये होगा। इसी तरह से डेल्टा N इज ग्रेटर देन 0 हो तो Kp का मान Kc से ज़्यादा होगा। यह Kp तथा Kc के मध्य रिलेशनशिप होता है। यदि किसी भी रासायनिक अपक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किस तरह से होगा, यह समीकरण बॉन्टॉप ने दिया। तो रासायनिक अपक्रिया में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया के लिए यानी डेल्टा के लिए मुक्त फ्री एनर्जी चेंजेज, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, फ्री एनर्जी चेंजेज इन केमिकल रिएक्शन, इसे अपन बॉन्टॉप आइसोथर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बॉन्टॉप ने दिया, बॉन्टॉप समता। किसी भी रिएक्शन के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन यानी डेल्टा जी का मान ऊष्मागतिक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन के द्वारा, थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल के द्वारा दिया जा सकता है। क्योंकि अपन जानते हैं कि एक फंडामेंटल इक्वेशन में से एक फंडामेंटल यानी dg इज इक्वल टू BDP माइनस एस dt होता है। यह फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी का मूलभूत समीकरण कहलाता है। dg इज इक्वल टू BDP माइनस एस dt। ये गिब्स की फ्री एनर्जी है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, किसके रेस्पेक्ट में, प्रेशर के रेस्पेक्ट में तथा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, यानी टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल हों तो यह गिब्स फ्री एनर्जी आएगा, यानी फंडामेंटल इक्वेशन। अगर इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर dt इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, इसलिए dg इज इक्वल टू द BDP। dt 0 होने पर ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ले रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलेंगे बॉन्टॉप आइसोथर्म इक्वेशन। dg इज इक्वल टू BDP। अपन जानते हैं कि Pv इज इक्वल टू nRT, इसलिए B इज इक्वल टू nRT अपॉन P। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में रखने पर, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड में, तो dg इज इक्वल टू B की जगह पर रख सकते हैं अपन nR अपॉन P, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ये nR अपॉन P और dP। इस इक्वेशन का समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा जी, ये हो जाएगा nR, क्योंकि अपन जानते हैं इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू होता है ln x, तो ये ln p के इक्वलेंट होगा, nRT ln p गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू nRT ln p के इक्वलेंट होगा। क्योंकि माना कि एक रासायनिक अपक्रिया N1A प्लस N2B इज इक्वल टू M1C प्लस M2D एक रासायनिक अपक्रिया, एक सामान्य रासायनिक अपक्रिया है। इसके लिए माना कि यह रासायनिक अपक्रिया स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है, यानी P इज इक्वल टू 1 वायुमंडलीय दाब हो, 1 वायुमंडलीय दाब होगा तो इस पूरे पोर्शन की वैल्यू, क्योंकि नेचुरल लॉग P यानी ln 1 का मान 0 होगा, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू C के बराबर होगी, और C की वैल्यू अगर इसको वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन में, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln P, RT ln P। रिएक्टेंट A के लिए लिखेंगे इसको, इस इक्वेशन को, तो इस तरह से लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, तो N1
जी ए इज इक्वल टू N2 N1 जी ए नॉट प्लस RT ln PA। इसी तरह से बी के लिए लिख लो N2 GB इज इक्वल टू N2 GB नॉट प्लस RT कांस्टेंट टेम्परेचर है ln PV। इसी तरह से N1 N2 हो गए, M1 GC इज इक्वल टू M1 GC नॉट प्लस RT ln PC। M2 GC GD इज इक्वल टू M2 GD नॉट प्लस RT ln PD। इन सब की वैल्यू इक्वेशन नंबर इसमें रखने पर इसमें रखेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा इसकी वैल्यू रखोगे तो N1 GA इज इक्वल टू N1 GA नॉट प्लस RT ln PA। इसी तरह से B के लिए लिखेंगे N2 GB इज इक्वल टू N2 GB नॉट प्लस RT ln PV। इसी तरह से N3 के लिए लिखेंगे N1 N2 C के लिए लिखेंगे तो M1 GC इज इक्वल टू M1 GC नॉट प्लस RT ln C। M2 GD इज इक्वल टू M2 GD नॉट प्लस RT ln पार्शियल प्रेशर D। इन सब की वैल्यू रखने पर तो डेल्टा जी की वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP के बराबर हो जाएगी। KP इज इक्वल टू RT ln KP इज इक्वल टू PC की पावर M1 इंटू PD की पावर M2 पार्शियल प्रेशर A की पावर N1 इंटू पार्शियल प्रेशर B की पावर N2। इस तरह का इक्वेशन होगा जिसमें इसकी वैल्यू KP के बराबर होगी। यह एक्सप्रेशन, यह व्यंजक गिब्स की फ्री एनर्जी यानी उस अपक्रिया में कितना मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो रही है तथा साम्यावस्था स्थिरांक यानी प्रेशर के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक के मध्य संबंध दर्शाती है। यदि इसमें साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू अगर ज्ञात हो यानी KP की वैल्यू ज्ञात हो तो उस अपक्रिया के लिए गिब्स की फ्री एनर्जी, मानक अवस्था में गिब्स की फ्री एनर्जी को कैलकुलेट किया जा सकता है, जबकि TB कांस्टेंट यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर और साम्यावस्था स्थिरांक की वैल्यू ज्ञात होने पर उस अपक्रिया के लिए मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को कैलकुलेट किया जा सकता है।